नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फील द थ्रिल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के बहुत लंबे सारे मैसेजेस आए हैं और आज हम एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर नई टैरिफ पॉलिसी क्या रहेंगी या भारत के साथ यूएस डील में क्या नया होने वाला है और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में जो ये झगड़ा है उसके बाद अब आगे और क्या संभावनाएं बन रही हैं, उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए मेरे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कर्नल जीएस सोढ़ी साहब हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुराग वर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो प्रेसिडेंशियल पावर्स क्या ये स्थायी हैं, अस्थायी हैं? मेरा सवाल इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कहा कि ये इलीगल है टैरिफ लगाना, उसके बाद उन्होंने 10% और फिर कहा 15%, यानी मैं राष्ट्रपति हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो अब वो और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं, उसकी जो नींव है वो बहुत गहरी है और बहुत ही मजबूत है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एक सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो बहुत ही वेल डिफाइंड है। और जहाँ तक टैरिफ के संदर्भ में जो अभी डिस्कशन चल रहा है और जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसमें बहुत ही ये स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 का जो सेक्शन 8 है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि कोई भी जो टैक्सेशन है उसको लगाने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो कांग्रेस का है। और कांग्रेस अपने जो प्रोविजंस अपने एक्ट्स के माध्यम से राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ देती है कि राष्ट्रपति इस तरीके के जो एग्जीक्यूशंस को कर सकता है। लेकिन ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में व्यवस्था की गई है, खासकर जो 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद से अनेक ऐसे इमरजेंसी जो एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, वो पारित किए गए थे कि जिसके की माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्टेन लिमिट तक। यहाँ पर एक बात समझना चाहूँगी सर आपसे, IEEPA, इसके तहत प्रेसिडेंट आर्थिक स्थिति में जब भी उनको दबाव महसूस हो, अस्थिरता महसूस हो, तो वो अपने हिसाब से, तो वो कानून है शायद 122 ट्रेड 1974 का एक्ट है ये। तो अब जब सवाल मेरे दर्शकों का ये है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट को हम यही मानते हैं कि उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, तो या तो वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह माने या वहां पर अब स्टॉप लग गया, पर उसके बावजूद पहले 10% फिर 15% टैरिफ लगाना, क्या एकदम ही कार्यपालिका की अनदेखी, ऐसा हो सकता है क्या, या कभी ना कभी मानना पड़ेगा? देखिए, एक सरल शब्दों में मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जो टैक्सेशन का जो पावर है वो कांग्रेस का है, लेकिन जो टैक्सेशन के इस पावर को जो डेलीगेट जो करती है कांग्रेस, वो राष्ट्रपति को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अथॉरिटी देती है। और राष्ट्रपति के पास कुछ सर्टेन इमरजेंसी पावर्स अवश्य हैं, और जिसमें कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी एक्ट जो 1977 का है, उसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ है वो ऑल अक्रॉस पूरे वर्ल्ड में इम्पोज किया था, जिसको कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने चूँकि कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं लिया था, इसलिए इसको हम इनवैलिड करार देते हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अब जानते हैं कि वो बहुत ही एडमेंट रुख रखते हैं, स्टबबॉर्ननेस बहुत है, जिद्दी स्वभाव के हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं झुकना चाहते, एक टकराव की मुद्रा में हैं। और यूएस की जो ट्रेड एक्ट 1974 का वो की जो धारा 122 है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 15% का जो टैरिफ है वो लगा दिया। लेकिन उसमें शर्त ये है कि इस टैरिफ को वो सिर्फ 150 दिन तक ही लगा कर रख सकते हैं और 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते। पर सर, जैसे कि अभी बात हो रही है, जब डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकना ही नहीं चाहते, हास्यास्पद बताया, इलॉजिकल बता दिया, आलोचना तक कर दी, सवाल ये है कि 150 दिन तक तो वो लगाएंगे। अच्छा, पहला आप ये देखिए, पहले 10% लगाया,
24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 15% कर दिया। तो आप बताएं कि वो तो फिर और गली कूचे से निकाल लेंगे रास्ता। कई ऐसे पावर्स होंगे जिसमें वो निकाल लेंगे रास्ता कि अब 15% और 150 दिन लागू हो जाएगा। ऐसे करके वो अपना कार्यकाल निकाल देंगे और अंडर द बैनर ऑफ मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन। जय हिंद अदिति जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जो एक मैं कहूँगा लड़ाई सी छेड़ी है, इसके आर्थिक जो इम्प्लीकेशन है उससे तो हम वाकिफ़ हैं। मैं आपके प्रश्न को दो भागों में इसका जवाब देना चाहूँ। एक जो इसके आर्थिक इम्प्लीकेशन है और दूसरा इसके जो नैतिक इम्प्लीकेशन होंगे अमरीकी जनता के लिए। पहले आते हैं हम आर्थिक इम्प्लीकेशन पे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले टैरिफ लगाए वो उसने अमेरिका के 1954 के कानून के तहत लगाए, जिसमें साफ लिखा है कि ये टैरिफ लग सकते हैं जब अमेरिका युद्ध जैसी स्थिति में हो। अमेरिका ने जब पिछले साल 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ के युद्ध शुरू किया, तब अमेरिका का युद्ध किसी के साथ नहीं था और यही एक मेन तथ्य बना कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ को सारा रद्द कर दिया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 1977 के कानून के तहत IEPA के तहत उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे आपने सही कहा, पहले 10% फिर 15%। ये जो टैरिफ लगाए ये सिर्फ 150 दिन के लिए हैं, क्योंकि 150 दिन के अंदर कांग्रेस ने उसे अप्रूव करना है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक तौर पे तो अमेरिका को कोशिश की है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की, लेकिन जो कि सफल नहीं हुआ अभी तक। लेकिन नैतिक तौर पे जो मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है, आने वाले जनरेशन्स के लिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति होते हुए एक ऐसी गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि वहाँ के जो युवक हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, अब वो अपने सुप्रीम कोर्ट, अपने इलेक्टेड लोगों के खिलाफ ओपनली बोलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये टैरिफ वॉर छेड़ी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को आर्थिक रूप से ना कोई फायदा दिया, लेकिन एक नैतिक रूप से अमेरिका को एक बहुत दुविधा में डाल दिया, क्योंकि अब जो जनरेशन है वहाँ वो देख रही है कि हमारा राष्ट्रपति तो खुलेआम कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये एंटी नेशनल हैं, गद्दार हैं। तो अगर एक देश का राष्ट्रपति, जो कि दुनिया में 3 ही महाशक्ति अमेरिका, रूस, चीन, एक महाशक्ति का राष्ट्रपति अगर ऐसे बयान अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ दे रहा है कुर्सी पे बैठ के, हम समझ सकते हैं कि नीचे तक इसके इफेक्ट्स क्या जाएंगे। सर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठा के ले आए। तो डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन एक नई लकीर अपने खुद के लिए खींचते हैं। सर, एक बड़ी अजीब सी बात है, जैसे भारत में तो जजेस का कैसे आप वो देखते हैं ना पर यहाँ पर क्या हुआ कि जजेस को रिपब्लिकन मतलब सरकार ही चुनती है, आती है तब। तो यहाँ पर जो 6 वर्सेस 3 का जो हुआ वर्डिक्ट आया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन द्वारा चुने गए जजेस थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को खंडन करते हुए उसको गलत बताया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या इम्पीचमेंट का रास्ता भी है कि वो इम्पीचमेंट करें? वो किस हद तक आगे जा सकते हैं? वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनका क्या क्या रास्ता होगा? पहले तो उनकी क्या लड़ाई थी रूस के साथ, लड़ाई थी चाइना के साथ, ग्रीनलैंड के साथ। अब उनकी लड़ाई खुद ही के देश में एक बार फिर शुरू हो गई है। किस हद तक जाएंगे सर? ऐसा तो नहीं है अपने जजेस पे ही वो टैरिफ थोपने के रहने के लिए आपको पे करना पड़ेगा? इसमें एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस पूरे विश्व की इस समय, कि जिन देशों के पास, जिन बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनके पास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिनके पास एक वो अथॉरिटी भी है और उनके पास वो पावर भी है और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरे विश्व में शांति लाएं, मानवता के लिए काम करें, एक अच्छे विश्व की तरफ लोगों को ले जाएं। सर, कौन है ये लोग? नहीं, ये वही मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ। उन देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी ये हरकतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप विश्व के सबसे शक्तिशाली आदमी, जिनसे एक पूरा विश्व ये उम्मीद करता है कि वो एक शांति की बात करें, उन्होंने शांति पुरस्कार के अलावा शांति की कोई बात नहीं करी। आज हालत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से वो आए पूरे विश्व को एक तरह से मतलब उन्होंने पूरे विश्व को डिस्टर्ब कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया, उनके साथ मैं चीन को भी कहूँगा, रशिया को भी कहूँगा कि उन्होंने भी उसमें जो है आग में घी डालने का काम किया। लेकिन ट्रंप ने अपना काम पूरा किया है कि उन्होंने पूरे विश्व को एक तरह से अशांति की तरफ ढकेल दिया है। भले वो शांति पुरस्कार उन्हें मिले या ना मिले वो एक अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अशांत कर दिया है। अगर आप ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखेंगे नेहा जी, तो ट्रंप बिजनेसमैन है, वो राजनेता बाद में है, पहले वो व्यापारी हैं। वो जो भी कर रहे हैं उसमें उनका अपना व्यक्तिगत और देश का दोनों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है।
अगर उनका पाकिस्तान पे उनको विशेष प्रेम है तो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान उनको बड़ा पसंद है, उसके उनको पाकिस्तान में इंटरेस्ट ये है कि उनके बेटे का जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स उनके पास पाकिस्तान के हैं। अगर उनको अफगानिस्तान में है इंटरेस्ट, पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, तो उनको ये पता है कि वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उस पे उनको जो है फ्यूचर में उसको एक्सप्लॉइट करने के सपने देख रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जिसको हम ये समझ रहे हैं कि वो विश्व को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या असुरक्षित बना रहे हैं, वो तो अपना बिजनेस इंटरेस्ट देख रहे हैं। ट्रंप जो है बहुत टफ नेगोशिएटर है। वो जैसे व्यापारी, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि वो व्यापारी हैं, तो व्यापारी का क्या काम होता है कि भाई आप आए, ये माल मेरा 10 रुपए का है, आपने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, अच्छा चलो साथ में ले लो। तो उन्होंने पूरी ट्रेड डील पूरे विश्व के साथ इसी तरह से करी। एक जो ग्राउंड लेवल का व्यापारी होता है वो कैसे करता है, जी भाई 10 रुपए का नहीं, चलो चलते चलते साथ में लगा देते हैं, आओ। तो वो कितना लगा लो वाली जो उनकी प्योर व्यापारी वाली जो बात है, उसने पूरे विश्व को एक अशांति के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो पूरे अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो टैरिफ पे आके अटक गई। अच्छा, एक यूएस टुडे की एक रिपोर्ट है, मैं ये समझना चाहती हूँ, भी सर ने कहा कि वो अपने फायदे के लिए करते हैं, अमेरिकन के फायदे के लिए, आपने अनुराग सर कहा। अब मैं यूएस टुडे की रिपोर्ट है, बड़ी डिफरेंट है, पर उन्होंने ये कहा कि भले ही पूरे विश्व पर आपने टैरिफ लगाया हो, अल्टीमेटली जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसको प्रति हर एक चीज पर प्रति डॉलर का नुकसान हुआ। पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि टैरिफ्स लगे दूसरे कंट्रीज पे, पर जब वो घूमकर माल आया वापस से यूएस, तो जो कंज्यूमर है वहाँ का उसी को महंगा पड़ा। तो फिर कैसे ये अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका में ये इस पॉलिसी को फिट मानते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और एक बहुत ही गहरी आलोचना अगर डोनाल्ड ट्रंप की मतलब, हाँ, इस माध्यम से बनती है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये दूसरे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कैंपेन ट्रेल में थे, तो उन्होंने अमेरिका की जनता को सबसे पहला जो वायदा ये किया था कि यदि वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अमेरिका के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो एड्रेस करेंगे, उसको दूर करेंगे, और इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है जो अमेरिका फेस कर रहा है उसको वो दूर करेंगे। लेकिन जिस तरीके की नीतियाँ उन्होंने अपनाई हैं, जो एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी जो उन्होंने अडॉप्ट की, उसकी वजह से पूरे विश्व के साथ जो व्यापारिक संबंधों में, अमेरिका के संबंधों में जो तनाव आया और एक बहुत ही भारी टैरिफ ऑल अक्रॉस उन्होंने इम्पोज किया, उसकी वजह से जो गुड्स अमेरिका में जो ऑब्वियसली जो पहुंच रहे थे उसके जो रिटेल को जो रेट्स थे उसके ऊपर भारी परिवर्तन आया, जैसा कि आपने कहा। और यूएस टुडे की जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट रूप से इस दर्शाती है कि वहाँ के कंज्यूमर्स की जेबों पर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ा है। लोगों को वही जो वस्तुएं हैं जो कि पहले सस्ते दामों पर मिला करती थी, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस वो पहले से ही फेस कर रहे थे, इन्फ्लेशन की क्राइसिस वो पहले से ही फेस कर रहे थे, वो और बढ़ गई और अधिक उनको अब पे करना पड़ा है। और हम लगातार यूएस के जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं, जब उनके साथ बैठते हैं तो वो बताते हैं, द ग्राउंड की रिपोर्ट्स पे भी बताते हैं कि वहाँ के लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो गहरी हुई है। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप भले से एक बिजनेसमैन हो, और लेकिन उनका जो जजमेंट है वो टैरिफ को लेकर के बहुत ही पुअर रहा है। लेकिन मैं इस बात को भी मैं देखता हूं कि जो एक बिजनेसमैन होता है कि जब कभी भी उसको लगता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए अब घाटे का सौदा साबित होगी तो वो यू टर्न करने से भी नहीं चूकता। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी तो एडामेंट रुख दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि वो चीज़ों को बदलने का भी की तरफ कदम उठाते हैं, हाँ, और कभी भी यू टर्न कर लेते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, एक डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक और खास बात है, वो ये कि घाटे को भी वो ही ओन्स इट वेरी, मतलब जैसे वो राजा उससे कि हाँ मैंने किया है एंड फॉर वॉट एवर रीजन्स मैंने किया है, फिर वो यू टर्न भी ले लेंगे, फिर कुछ आ जाएगा। सवाल सर ये है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर ब्रेक लगना, ये बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के लैश आउट के बाद, वर्डिक्ट के बाद, ये जो एग्जीक्यूटिव साइन कर दिया, मतलब उनकी पूरी सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चल रही है। अब सवाल ये है कि 150 दिन का इंतजार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर इसको 15 को 20 कर देंगे, 20 को 25, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने कान में कहा कि अरे सर 10% कम है, आप तो 15 कर दो, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल ये कि 15 पर टिके रहेंगे 150 दिन तक, या फिर कुछ कर देंगे। और दूसरा, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आऊँगी आपसे, पर इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या टैरिफ बढ़ेगा?
अदिति जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को समझने के लिए मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जो 1987 में प्रकाशित हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिखी है। उस किताब का शीर्षक है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील। उस किताब को अगर मैं एक लाइन में निचोड़ में कहना चाहूँ, उस किताब में साफ लिखा है कि जो करना है सफलता के लिए करो, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी निजी जिंदगी में दिखाया। और जब राष्ट्रपति बने पहली बार, अब दूसरी बार, मैं दर्शकों ये भी बताना चाहूँगा, जब पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वो कैंपेनिंग चल रही थी, अमेरिका की जितनी मीडिया हाउसेस थी, जितने थिंक टैंक थे, जितने दिग्गज लोग थे, सब ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हारेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की 2-3 बातें वहाँ के आम नागरिक को बड़ी भा गई। वो थी एक, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और एक अमेरिका फर्स्ट, और तीसरा कि अमेरिका दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। और तभी वहाँ की आवाम ने डोनाल्ड ट्रंप को भारी बहुमत के साथ जिताया, जबकि जैसे मैंने बताया वहाँ पे कोई बड़े ब्लैक वर्सेस व्हाइट ऑफ कोर्स। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव जीते और उसके बाद 5 नवंबर 2024 को नतीजे आए और 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ग्रहण की दूसरी बारी। इस 2.5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप की कई ब्रीफिंग्स हुई जो स्टेट डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने की, और ये क्योंकि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे। तो इन सारी ब्रीफिंग में एक चीज़ साफ उभर के आई कि अमेरिका चीन के साथ सैनिक तौर पे कोई लड़ाई नहीं कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया कि जब वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे, वो ना चीन ना रूस के साथ वो कोई लड़ाई करेंगे। इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके प्रश्न के साथ है। तो जब पिछले साल 5 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट 2025 सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन, और तीनों महाशक्तियों के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यानी कि अनौपचारिक तौर से तीनों महाशक्ति ने दुनिया को 3 भागों में बांट लिया है, हर भाग एक एक महाशक्ति के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज़ का एहसास था कि अगर उन्होंने मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन करना है तो उन्हें अपनी आर्थिक ताकत वापस लानी होगी, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति बने दूसरी बारी तब अमेरिका का जो डेट था वो 37 ट्रिलियन था डॉलर, जो अब जाके 38 ट्रिलियन हो गया। और दुनिया में 36% मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, सिर्फ 17% अमेरिका में होता है। तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जो विजन था वो सही था कि मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में आए, लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया वो गलत था। उन्होंने ये जो टैरिफ वॉर की, टैरिफ का मतलब अमेरिका के नागरिकों के लिए क्यों ये उल्टा पड़ गया, इसका मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहूँगा। अब अमेरिका में हर चीज़ बनती नहीं है। अब जैसे हम कहें कि किसी आदमी ने वहाँ कमीज़ पहनी है, कमीज़ अमेरिका में कहाँ से आएगी, या भारत से आएगी, या बांग्लादेश से आएगी, या कई दूसरे 3-4 देशों से आएगी। अब अगर अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया, सपोज, जो कुछ टाइम पहले तक था, इसका मतलब वो अमेरिकी नागरिक जो $100 की कमीज़ खरीद रहा था भारत में बनी हुई, वो अब $150 की हो गई। तो उस पर तो अफेक्ट आया। लेकिन क्या अमेरिकी नागरिक के पास कोई और ऑल्टरनेटिव है जहाँ उसे सस्ती कमीज़ मिले? अगर नहीं है तो फाइनली जो ब्रंट है या जो चपेट पड़ी है आर्थिक तौर पे, वो अमेरिकी नागरिक को पड़ी है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का आज अप्रूवल रेटिंग सबसे ज़्यादा घट के सिर्फ 42% रह गई है। और हमने देखा किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी के भी कई सांसद डोनाल्ड ट्रंप के कई मोशंस के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कनाडा का मेन इशू है। सर, अब ऐसे में फिर मैं भारत पे चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन ये आखिरी सवाल आपसे, ऐसे में क्या यूएस कांग्रेस कोई ऐसा एक्शन ले सकती है जो ये रिफ्ट चल रहा है, या एग्जीक्यूटिव पे एग्जीक्यूटिव साइन हो रहे हैं, विपक्ष ने ये कहा कि अमेरिका भारत जैसे दोस्त पे आप इस तरीके से टैरिफ लगाना ठीक नहीं है, बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पावर्स को चैलेंज कर सकता है यूएस कांग्रेस पार्लियामेंट? देखिए, आइडियल स्थिति और जो आदर्श स्थिति और जो व्यवहारिक स्थिति, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। स्पेशली जब हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करते हैं, आदर्श स्थिति में बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ बैठ के स्टूडियो में डिस्कस कर सकते हैं कि वो आर्टिकल की बात कर सकते हैं, कानून की बात कर सकते हैं, व्यवस्थाओं की बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की तो वो सब किनारे हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस समय ये सोचना है कि आने वाला समय वो है जो, ऐसा नहीं है कि ये विश्व के लिए ख़राब है, देश के लिए, हमारे लिए ख़राब है, ये जो टेन्योर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप का चल रहा है, ये उनके खुद के लिए भी, उनके खुद के देश के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो भी ये सब चीज़ चल रही है उसमें 2 फोर्सेस ऐसी हैं अदिति, जो हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। वो काम कर रही हैं, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों है।
देखिए ये पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरनल प्रेशर उनके पास क्या है, जैसे सभी कर्नल साहब ने बोला कि एक जो कमीज महंगी हो गई, जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाया, जो इंडिया से जो जा रही थी, वहाँ जो हमें यहाँ से देख के लग रहा है कि वहाँ सब अमीर हैं, वो ऐसा नहीं है। वो भी हमारी देश की तरह ही उनके यहाँ भी गरीब उसी लेवल का है। जो जेनेरिक मेडिसिन पे आपने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया, जो एक बहुत बड़ा वर्ग उनको यूज़ करता था वो तो डिप्राइव हो गया, आपने उसको तो जो है हाशिए पे ला दिया। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है कि भाई अगर आपने व्यापार करना, आपकी भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश पे जाके फंसी हुई है ना, आपने मैन्युफैक्चरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। आपके पूरी के पूरी 10% मैन्युफैक्चरिंग रह गई है अमेरिका की। भाई पिछले 50 साल से आपने मैन्युफैक्चरिंग पे कभी फोकस ही नहीं किया। आपने तो कहा जी हम ये चाइना से बनवा लेंगे, ये इंडिया से बनवा लेंगे, ये बांग्लादेश से, ये वियतनाम से। टैलेंट भी दुनिया भर से आया। लेकिन अनुराग सर, मैं थोड़ा सा इससे हटके हम वापस आएंगे, एक बात पूछना चाहती हूँ कि सर ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बैनर पे लोगों ने उनको वोट किया, 2-4 और पॉइंट बताए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी करे। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिकन एंजॉय कर रहे हैं इसको। क्यों एंजॉय कर रहे हैं? जब नरेंद्र मोदी, आप बतौर जर्नलिस्ट में आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जब मोदी सरकार आई तो किस पे आई थी? करप्शन, एंटी करप्शन पे आई थी। मोदी सरकार 2014 में ये कह के आए थे कि हम ये करप्शन सब हटा देंगे, काला धन वापस ले आएंगे, और हम फिर आपने देखा इवेंचुअली हमने हिंदुत्व वाला फैक्टर देखा, 85% हिंदू हैं और वो आज प्राइड में है। वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस कंट्री और इन दिस वर्ल्ड इन रिलेशन विद द कंट्री, बट जो एक बड़ा तबका है वो खुश है कि हाँ वी हैव अ अपर हैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द लाइन्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑल्सो मैं अब से समझना चाह रही हूँ कि अमेरिकन को मजा तो आ ही रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस वजह से लाए थे, अपर हैंड तो है पूरा ग्लोबली। ट्रंप का जब मन करता है सुबह 5:37 पे ट्रुथ सोशल पे लिख देते हैं, 8 बजे ऑर्डर कर देता है, सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं, इसको बता देते हैं, कांग्रेस से पूछते नहीं है। अमेरिका इसको उसको दूसरे देशों को लाइन में लगा रखा है, रात को किसी और देश के राष्ट्रपति को ले आते हैं। डू यू थिंक अमेरिकन आर एंजॉइंग ऑल ऑफ दिस? जैसे कि भारत में भी बहुत बड़ा तबका एंजॉय कर रहा है हिंदुत्व वाले फैक्टर को, राम मंदिर बनने को, 370 हटने को। देखिए अगर हम भारत, यू हैव टू बी रियली वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट इन दिस। नहीं देखिए, अगर आप देश की बात करेंगे तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व को एंजॉय कर रहे हैं, या हम जो 15 लाख नहीं आए उसको हमने इग्नोर कर दिया है, या बिकॉज ऑफ अदर रीजन, हाँ जो हुआ, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडियंस के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये है, वो आज से 10 साल पहले से जो चली आ रही है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा वो है कि सिलेक्शन या इलेक्शन ऑफ ए लेसर इविल। हमारे पास अगर हम ये कहें हाँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है, हम हिंदुत्व पे या राम मंदिर पे या सिर्फ ये नहीं है। देखिए आप अगर नोएडा में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, एक गवर्नेंस बहुत बड़ी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी चीज़ है। हमने भी देखा हुआ है और ज़मीन पे देखा हुआ है हमने कि क्या समाजवादी पार्टी की जब सरकारें चलती थी तो क्या लॉ एंड ऑर्डर था, और बिहार हुआ, यूपी हुआ, तो वो मतलब सीएम हाउस में बैठ के एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल हमने अनऑफिशियल सोर्सेज से सुने हुए हैं। तो गवर्नेंस कहीं ना कहीं तो आई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं सर? देखिए अमेरिका में अभी एक बहुत बड़ी मतलब हम उस स्थिति में पहुंचे हैं। देखिए हम अमेरिकन क्या सोच रहे हैं हम उसको हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अभी उनको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी जो उनको बड़ी बड़ी जो बातें करी गई हैं, अभी वो लोग उस नशे में हैं, अभी उस ओपीएम के नशे में हैं। वो उतरेगा जब 3 साल 4 साल बीत जाएंगे। सर बहुत अच्छी। सर मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो यूएस ट्रेड डील हुई, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की, और क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, जिस पे मोर और लेस क्लैरिटी आई भी और नहीं भी आई। रशियन ऑयल बाइंग पे अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे सेमी क्लैरिटी आई थी। अब क्या ये सुना है कि एक डेलीगेशन भारत से यूएस जाने वाला था, वो जाएगा नहीं जाएगा? क्लैरिटी बताइए। देखिए ये जो रिपोर्ट है कि भारत का एक डेलीगेशन जाने वाला था, वो अपनी जो यात्रा है वो अब पोस्टपोन उसने कर दी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसके बाद से एक नई स्थिति पैदा हो गई है। और इसको क्या स्थिति है सर? स्थिति ये है कि अभी जो टैरिफ को लेकर के अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है वो नए तरीके की नीतियों पे अब कार्य करेगा, क्योंकि IEEPA का इस्तेमाल तो अब वो कर नहीं सकते।
तो उसके लिए वो अल्टरनेट जो विकल्प हैं वो तलाश रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अख्तियार किया है जो रुख, उसमें वो ट्रेड एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी की धारा 122 का तो उन्होंने पहले ही इस्तेमाल किया और 15% का टैरिफ ऑल अक्रॉस इम्पोज कर दिया है। और जाहिर है कि अगर भारत की बात करें तो वो 15% का जो टैरिफ इम्पोज करने से हमारा जो अभी 18% का जो टैरिफ था उसमें 3% की कमी आई है। तो भारत को तो इसमें थोड़ा गेन हुआ है, लेकिन ये जो स्थिति है वो वोलाटाइल है। और ट्रंप के जो कई जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि जो अदर सेक्शंस हैं, जैसे कि ट्रेड एक्ट का जो 301 का जो सेक्शन है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जो सेक्शन है, या जो 1930 का एक टैरिफ एक्ट है उसकी धारा 338 को भी इस्तेमाल करते हुए वो कह रहे हैं कि 50% का भी टैरिफ हम इम्पोज कर सकते हैं। और वो जो 1930 का जो टैरिफ एक्ट है वो अभी तक किसी राष्ट्रपति ने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद बना था। तो ऐसे केस में अगर वो लागू होता है तो 50% तक जा सकते हैं, तब उस 50% तक भी अमेरिका के पास ट्रंप प्रशासन के बाद ऑप्शन है कि वो टैरिफ इम्पोज कर सकता है। वो भी कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होगा, 50 दिन, 150 दिन। हाँ, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम अभी प्रोविजन नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी तक किसी राष्ट्रपति ने कभी उसको इन्वोक नहीं किया गया। वो तो ट्रंप तो और ट्रंप के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा। तो ये मैं, लेकिन एक जो आपका सवाल, आपके दर्शकों के लिए मैं सरल शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो सिर्फ अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी खबर नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि अभी सोरी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो जुडिशरी का क्या रोल किसी डेमोक्रेसी में होता है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रीइस्टेब्लिश किया है। और जुडिशरी के को जिस तरीके से अपमानित करने की जो कार्य भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, शेम जैसे शब्दों का इस्तेमाल जजेस के लिए किया गया, शेमलेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो जाहिर है कि अगर भारत में इस तरीके की स्थिति हो तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये जो केस बनता है वहाँ पर भी बन सकता है। लेकिन जो जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है ये बहुत ही स्वस्थ इंटरवेंशन है। और मैं मानता हूँ कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स हैं, जो शुरुआत में मैंने कहा, वो इतने गहरे हैं कि अमेरिका का, मैं इस बात को लगातार कह रहा हूँ, अनेक जगहों पर मैंने कहा है कि जिस दिन अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का एहसास होगा, इस बात का असेसमेंट होगा कि इस राष्ट्रपति की वजह से पूरी अमेरिका की डेमोक्रेसी ही खतरे में पड़ती जा रही है, पूरे अमेरिका के जो वैश्विक संबंध खतरे में पड़ते जा रहे हैं, उस समय इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करेगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, भुगतना तो अगले 10 सालों तक जनता को पड़ेगा। एक बार फिर मैं ये समझना चाहती हूँ, भारत कह रहा है कि वी हैव टू रीविजिट आवर डील। ट्रंप, भारत तो ठीक है, वो तो विल डील विद ईच अदर, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही नकार दिया फिलहाल। तो रीविजिट क्या, वो कहेंगे कि जो बात हुई थी वही है? देखिए मतलब व्हाट इज इट रीविजिटिंग ऑन, व्हाट डू दे वांट टू रीविजिट ऑन? अदिति जी, देखिए, जो पहली हमारी इंटरिम डील हुई थी और उसके बाद हमारी फाइनल डील साइन होनी थी, जिसके लिए हमारे डेलीगेशन ने जाना था और अभी उसका जाना स्थगित कर दिया है। उसमें कई प्रोविजंस थे जिस पे हमने एग्री किया था, कई प्रोविजन थे जो हमने डिसएग्री किया था। हर प्रोविजन जिस पे हमने एग्री किया था, हमने एग्री किया था कि हमारे इन चीज़ों पे इतना टैरिफ लगेगा, ये टैरिफ फ्री रहेंगे, इतनी हम क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का एक अभिन्न अंग होती हैं। लेकिन अब जब से ये जो टैरिफ को स्ट्रक डाउन कर दिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, अब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 15% लगा दिया है, तो हमारी जो पहले प्री डिसाइडेड चीज़ें थी उसमें ऑब्वियसली बहुत चेंज आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो अब हम इसलिए हम वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये नई 10-15% टैरिफ लगाए, इन अकॉर्डेंस विद 15% हमारा क्या रहेगा? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि पहले जो हमारा था वो हमारा अलग हम पैरामीटर से हम डील साइन करने वाले थे, जो हमने इंटरम एग्रीमेंट में एग्री किया था, लेकिन अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इसलिए अभी हम वेट एंड वॉच करें। इनफैक्ट परसों ही हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस स्टेटमेंट आई है कि इंडिया हैज टेकन नोट कि ये सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, विच मीन्स कि हम इसको अभी हम वेट एंड वॉच करके हम स्टडी करें कि हमने फाइनली किस पैरामीटर्स पे अमेरिका को अपने फ्रेश चीज़ें देनी। और एक चीज़ और जो आपने थोड़ी देर समय पहले प्रश्न पूछा, जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का सवाल है कि किस तरह वो अमेरिका में सफल हो रहे हैं, कोई पैरामीटर से, जब MBA की पढ़ाई में एक लॉ पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है कि जब आप एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते हो और आम जनता उसका कोई फ़ायदा नहीं देखती है, तो क्या होता है, उस चीज़ की वैल्यू कम होती रहती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने
वर्ड्स तो बड़े अच्छे यूज़ किए, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, और जैसे मैंने कहा कि 58% अमेरिकन सिटीजन ने उनको वोट किया, जबकि सारे थिंक टैंक मीडिया हाउस ने कहा कि ये नहीं जीतेंगे दूसरी बारी, तब भी जीते। अब जब अमेरिकन को 1 साल हो गया डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने दूसरी बारी, 1 ईयर में अमेरिकन सिटीजन ने देख लिया कि उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उन पे पॉजिटिव इफेक्ट तो आ नहीं रहा, नेगेटिव आ रहा है। तो अब क्या हुआ, लास्ट वीक ही CNN की अप्रूवल रेटिंग्स आई है, डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ 42% रही, यानी आप देखिए 1 साल में 58% से 42% आ गई। सर आप कुछ कह रहे देखिए, भारत इस पूरे इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड डील का नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है, ये साइन नहीं हुई है, लेकिन जो एंटरिम जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो सहमति इस पे बनी, उसमें एक प्रोविज़न ये भी है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस डील को लेकर के अगर कोई पक्ष किसी बात को इनिशिएट करना चाहता है, कोई डिस्कशन जाना चाहता है, कोई किसी तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को रखना चाहता है, तो उसको करने के जो स्पेस है, जो ऑप्शंस हैं, वो ओपन है। और इसी वजह से भारत इस पूरी स्थिति को लेकर के एक वेट एंड वॉच वाली स्थिति में आ गया है। लेकिन भारत ने जो भी डील अभी तक निगोशिएट की है, अदिति जी, मैं बहुत सराहना करना चाहूँगा हमारी सरकार की कि बहुत ही विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, विदाउट किसी प्रोवोकेशन में जाए बिना और बिल्कुल एक संतुलित तरीके से इसको नेगोशिएट किया गया। आई विल कम टू यू, बट कि आपने कहा कि बहुत जो भी डील हुई है, बिकॉज द क्वेश्चन हैज़ कम फ्रॉम माई व्यूअर्स, लेकिन बिफोर दैट बार बार एक बात हो रही है सर, वेट एंड वॉच। फिर तो कांग्रेस सही कह रही है, पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करके सही कहा कि रुक जाते, जब पता था कि 18 दिन के बाद ही वर्डिक्ट आने वाला है तो वेट कर लेते, वॉच कर लेते। तो यानी कांग्रेस सही कह रही है, हमको पहले ही ये ट्रेड डील पे थोड़ा धीमी गति करके 18 दिन रुकते। अपने आप टैरिफ पे इतना क्वेश्चन जो आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो शायद डील में कुछ और भी हो सकता था। देखिए अदिति जी, इसमें क्या है कि विपक्ष तो कुछ ना कुछ आलोचना करेगा। अब वो आलोचना सही है, गलत है? नहीं, अब ये तो हमें नहीं पता था ना कि निर्णय क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आएगा, ये किसे नहीं, ठीक है। देखिए, मैं कोई सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश करी थी, उसको अगर आप इंडिया की हैंडलिंग देखेंगे तो वो उसको कहीं भी क्वेश्चन किया नहीं जा सकता। इंडिया ने जिस तरह से ऑल्टरनेट पूरी व्यवस्था बना ली थी कि हमें किस तरह से अपनी जो है मेक इन इंडिया को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, कंज्यूमर बेस्ड जो है अपनी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, तो वो जो चीज़ें उन्होंने करी थी वो हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। ऐसा नहीं था कि हम कहीं भी पिछड़े हुए थे या हम कहीं भी खतरे में पड़ रही थी हमारी इकोनॉमी। हमने जिस तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ डील करी तो हम लोग एकदम सही ट्रैक पे जा रहे थे, ये बात मैं मान सकता हूँ। देखिए, पवन खेड़ा जी भी समझदार आदमी है, उन्होंने जो कहा होगा समझदारी से ही कहा होगा, लेकिन साथ में वो एक विपक्ष के एक बड़े नेता भी हैं, तो उनका ये काम भी है सरकार की आलोचना करना, और बिल्कुल करना चाहिए। वो बस वो शर्टलेस प्रदर्शन ना करें, बाकी जो है जिस तरह से बातें हैं वो जरूर करें, और उसका सवाल, उस सवाल का जवाब। बी टीम बनना जरूरी हो जाता है बीजेपी के उनके लिए। नहीं, चुनाव आ रहे थे, करना था कुछ ऐसा जिसमें बीजेपी को एज मिल जाए। हाँ, तो वही सब हो रहा है। आप उसके बाद आप कहोगे कि जी वोट चोरी हो गए, जी ईवीएम हैक। सर, आप सीनियर पत्रकार हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी की परमिशन से हुआ था क्या? क्योंकि सिंस यू देखिए, मैं पिछले 2 दिन से इसी पे डिबेट्स कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए, इसमें 2 स्थिति हैं। अगर ये राहुल गांधी जी की परमिशन से होना चाहिए, आइडियली इतना बड़ी चीज़ कोई होती है उसमें पार्टी अध्यक्ष की सहमति के बिना ये काम नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनकी परमिशन के बिना हुआ है तो राहुल गांधी जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर चुपचाप राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अरे सर, आपने अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, आप राहुल जी को ही मान रहे हैं, लग रहा है। तो क्या कांग्रेस में मतलब ये, और भाई जब प्रधानमंत्री अगर जब मनमोहन सिंह थे तो सुपर प्राइम मिनिस्टर के पद क्रिएट हो गया था कि नहीं हो गया था? सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी है। देखिए, कांग्रेस में इस परिवार, नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं है। ये इस चीज को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें उतना हमारे लिए अच्छा है। सर, वर्ल्ड ने शायद एक्सेप्ट कर लिया ट्रंप को। मुझे लगता है कि जैसे एक्सेप्टेंस की बात आई है, वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ट्रंप साहब को कि ऐसे ही है, वो एक राजस्थानी में भाषा आइया ही चाले लो।
तो वो नहीं होता कि हम कहाँ 3% टैरिफ पे थे, अब 18 पे आ गए, 15 पे आ गए, उसी में खुश हो रहे हैं कि अब चलो 15 वील रीविजिट आर डील, या पूरा विश्व सोच रहा है कि अभी जब तक ट्रम्प है तब तक अनसर्टनिटी। तो मैं बाजार से शुरू करूंगी, व्हाट इज द मार्केट सेइंग? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी जो नीतियां हैं उसको कभी दुनिया स्वीकार करेगी। और ये जो बट वी हैव टू फॉल इन द लाइन। नो नो नो, आई डू नॉट थिंक सो। इसलिए मैं ये कहता हूँ, और मैं यहाँ पे अपने देश का ही एग्जांपल देता हूँ कि जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत की सरकार ने अपनी जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को, जैसे कोई हम कहते हैं विदेश नीति में हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हैं, टोटली इन फुली एंड एब्सोल्युटली उसको एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि आशय यही है कि जब कभी भी भारत अपने कोई निर्णय लेता है तो अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए, और आज का जो नया भारत है वो वैश्विक हितों को भी हम ध्यान में रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आपने जो देखा तो वो सारी जो विजन तो है ही, लेकिन जो राष्ट्रीय हित है हमारे, वो हमारी आर्थिक नीतियों में भी हम सर्वोपरि रख के चलते हैं। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि जो अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया भारत के ऊपर, हर तरीके का प्रोवोकेशन भी करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सरकार के द्वारा, भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो टीम है, उसने बड़े ही विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से, प्रोवोकेशन में न जाए बिना, फॉल्स स्टेटमेंट्स को रिएक्ट न किए बिना, बहुत ही अपने मनूवर्स के माध्यम से वेरी फेयर ऑन आवर पार्ट एज अ कंट्री। लेकिन सर, आपने कहा कि डील बहुत सोच समझ की है, फिर वही सवाल, पर मैं पहले सोडी सर, अगर ऐसा कभी मौका आया कि सुप्रीम कोर्ट नॉन नेगोशिएबल है ना सर, जो उनका वर्डिक्ट है वो मतलब रूल ऑफ द लैंड नॉन नेगोशिएबल है, तो आगे जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि ट्रम्प सरकार कैलकुलेटर लेके बैठेगी और कहेगी अरे इतने पैसे इसको देने हैं, इतने पैसे भारत को वापस करने हैं, इतना टैरिफ मैंने वहाँ लगा दिया था, अब इसको वापस करना है? ऐसा कभी आ सकता है मौका? ये सुखद समय आ सकता है कि ट्रम्प पैसे वापस करें जो ये थोपा गया है टैरिफ को लेकर? अदिति जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति रहेंगे वो $1 किसका वापस नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है जी। अगर थोड़ा बहुत पैसा वापस होगा तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो अगले राष्ट्रपति हैं वो शायद थोड़ा बहुत वापस कर दें। तो कितना नुकसान हो चुका होगा, फिर कैसे कौन पैसा होगा ही नहीं। लेकिन जो अमेरिकन मानसिकता है वो बड़ी क्लियर है। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के वो सरताज बादशाह हैं, उनके पास बेशुमार आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है। तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी अगला राष्ट्रपति आएगा वो भी कोई पैसा वापस करेगा, क्योंकि जो पैसा चला गया अमेरिका के पास, वो तो अगर किसी राष्ट्रपति ने $1 भी वापस किया वो उसके लिए दुखद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे कि हमारा देश का पैसा वापस दिया जा रहा है। वो इस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि उन्होंने गलत तरीके से बाकी देशों का पैसा लिया। हमने देखा किस तरह से आए गए दिन अमेरिका कई देशों के राष्ट्रपतियों को अगवा कर लेता है, वहाँ पर रेजीम चेंज कर देता है। क्या कभी अमेरिका के अंदर कभी कोई प्रदर्शन हुआ है? हम अगर वेनेजुला की कहानी लें, इतनी बड़ी घटना घट गई, एक बैठे हुए राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, एक अमेरिकी नागरिक ने उसके बारे में नहीं कहा। थोड़े वो डेमोक्रेट पार्टियों ने 1-2 स्टेटमेंट किए, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए था नहीं हुआ। आप दुनिया में देख लीजिए, वेनेजुएला में हुआ तो दुनिया तक नहीं आया, सोशल मीडिया वाज कंट्रोल्ड। अब दुनिया के किसी देश ने अमेरिका पे एक आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन वही ईरान पे देखिए कितने आर्थिक प्रतिबंध लगे, रूस पे, यूक्रेन युद्ध के लिए कितने आर्थिक। सो जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका जानता है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और एडवांटेज पे है, और डोनाल्ड ट्रंप उसका पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और तभी वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कुछ हो उसको नकार रहे हैं। वो जो मन में आ रहा कह रहा है, और जैसा आपने सही कहा, कोई कान में कहता है ये बोल दो तो तुरंत बोल देते हैं। बल्कि एक मैं दर्शकों को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। अभी कुछ महीने पहले एक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया एजुकेशन पे। जब किया तो उसका थोड़ा हल्ला हुआ, तो जब वहाँ पे पत्रकारों ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने कहा मैंने तो ये साइन ही नहीं किया। तो एक पत्रकार देखा कि सर देखिए आप ही ने साइन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा ये मेरे साइन है। तो यहाँ तक वो स्टेट आई, उनको खुद नहीं पता वो साइन क्या कर रहे हैं। सर वो तो ट्रेड डील टैरिफ को लेकर भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल खरीद रहे थे पर उन पे, यूरोपियन देश की बात थी, खरीद रहे थे पर उन पे कोई प्रतिबंध नहीं था, भारत पे था। और जब उनसे पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा आई हैव टू गेट बैक टू यू, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू। सर जी एक बात सर, बात ये है क्योंकि मेरा आखिरी लैग चल रहा है, चर्चा खत्म करनी है। उन्होंने कहा, अभी इस बात की चर्चा हो रही थी, आप ही बताइए सर, कि कभी ऐसा होगा, जैसे आपने कहा यूएन इज नोवेयर, मतलब नो वन इज देयर टू रेज अ क्वेश्चन और रेज एन आईब्राउ ऑन अमेरिका। यूएन खत्म, इंटरनेशनल कोर्ट्स खत्म, कौन करेगा सर जस्टिस? लाठी कौन उठाएगा सर? कभी तो उठाएंगे सर। माइट इज राइट।
हाँ, माइट इज राइट, तो माइट इज राइट चलता रहेगा सर। तो ये चला है, हमेशा से चला बट सर कोई तो इंटरनेशनल कोर्ट कोर्ट कुछ भाई देखिए आप सर वो ये कल की जन्म कब लेंगे सर? ये अदिति, ये सारी चीजें ना छोटे देशों के लिए होती है, कम जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसके लिए होती है, और ये सोसाइटी का नियम है, तो इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये जो नई फोर्सेस बन रही हैं जैसे इंडिया चाइना रशिया की, या फिर इंडिया की जो यूरोपियन यूनियन से डील हो रही, देखिए अमेरिका सिर्फ डरेगा पैसे से, अमेरिका या प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पैसे के अलावा उस किसी केस में तो चाइना इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। नहीं, अभी चाइना कर रहा है अच्छा, लेकिन वो चाइना ने सभी को नाराज करके रखा हुआ है। चाइना की जो चाइना ने सबको डरा के भी तो रखा हुआ है सर। डरा के भी और नाराज करके। देखिए डरता आदमी सामने से है और नाराज अंदर से होता है, तो उस चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो वो अमेरिका से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ये भी हमें ये मान के चलना है। तो जो लेसर इविल है वो इन एनी केस यूएस है। वो चाइना तो अपने आप को दुनिया से, मतलब वो तो ईश्वर की सत्ता को भी नहीं मानता है कि वो तो, मतलब जो उन्होंने ब्रह्मपुत्रा पे जो डैम बनाया उससे तो अर्थ की जो है, जो घूमने की वो जो जिस गति से घूमती है उसको भी तक चेंज कर दिया है। तो आप ये कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, भारत के पास लाठी कब आएगी सर? भाई उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आएगी कभी। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत आर्थिक रूप से अगर हम आज से 10-20 साल 25 साल 30 साल पुरानी बात देखें, आज कि हमारे प्रधानमंत्री गेहूं मांगने गए थे और आज हम कहाँ पर बैठे हैं, एक बहुत बड़ा हम फर्क तो है। डिफेंस में भी बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं 2047 तक तो लाठी आ जाएगी सर? अब देखिए वो ये तो ज्योतिषी कोई बता सकता है, मैं तो नहीं बता सर पाऊंगा। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सोच समझ के किया, बहुत जल्दी से मुझे रैप करना है। हमने मनमोहन सिंह जी ने एग्रीकल्चर यूरोपियन नेशंस के साथ नहीं खोला था, 27 साल तक वो डील पड़ी रही। हमने एग्रीकल्चर खोला ही क्यों? हम तो एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। देखिए अदिति जी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो भी नेगोशिएशंस हुए हैं वो ऐसे विषयों पर हुए हैं कि जो कि पहले से ही उसकी आवश्यकता हमें इंपोर्ट करने की पड़ती थी। उन्हीं विषयों पर ही जो अगर बातचीत हुई है वही है। कोई ऐसा सरकार ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को विश्व की जो बहुत ही इंटेंसली और पावरफुल जो संस्थाएं हैं उसके सामने एक्सपोज नहीं किया है। हमारे किसानों को जो भी सब्सिडीज दी जाती हैं, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसको पूरी तरह से इंटैक्ट रखा गया है। और ये अमेरिका को हमने डे 1 से बता दिया था कि हम एग्रीकल्चर के सेक्टर को, फिशरीज़ के सेक्टर को, डेयरी के सेक्टर को कुछ भी ऐसा हम उसमें नहीं करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे अपने जो किसानों के जो हित हैं, जो उत्पादकों के जो हित हैं, और जो हमारे फिशरीज़ के उत्पादकों के जो हित हैं वो प्रभावित हो। तो इसमें हमने बहुत ही संकल्प के साथ और साहस के साथ और उसको स्पष्ट रूप से अमेरिका को बता दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि हमने उसको ज़रा भी कोई टच किया है। जो सेक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं उसके साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। एक बात मैं अंत में आपके ये कहना चाहता हूँ कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा तरीका है वो माइट इज़ राइट का अवश्य है, लेकिन ये जो माइट एंड राइट का जो पूरा विषय है ये कड़वी सच्चाई अवश्य मानव सभ्यता की, समाज की रही है। लेकिन एक ऑर्डर भी होता है, एक व्यवस्था भी मानव समाज ने ही बनाई है। एक जो अगर हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये विश्व के लोगों ने ही बनाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको अफोल्ड करके रखने के लिए अनेक जो शक्तियां हैं आज वो सामने आ रही हैं। जैसे कि आप इंडिया यू मदर ऑफ ऑल डील्स को आप देख लीजिए, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ा जब इन्होंने देखा कि अरे तो अमेरिका और इंडिया और यू तो साथ में आ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने तुरंत ही 50% से उसको घटा करके 18% तक उसको ले आए। तो ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो बने रहना चाहिए। मैं बस आखिरी में सर, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा सर, अगली बार जब हम साथ बैठेंगे तो लगभग 7-8-10 दिन में क्या क्या और एक्सपेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? ये रूल ऑफ लॉ इज नॉन नेगोशिएबल, लेकिन वो तो करते रहेंगे टैरिफ, तो और क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्या ऑप्शंस हैं? अदिति जी, 430 बीसी में शताब्दियों पहले थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, जो कमज़ोर होते हैं बस वो देखते रहते हैं, सहते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पता है उनके पास आर्थिक शक्ति है, सैनिक शक्ति है, और वो जो कर रहे हैं, चाहे टैरिफ वॉर हो, चाहे किसी राष्ट्रपति को अगवा करना, चाहे ईरान पे बयान एक दिन कुछ और देना, अगले दिन कुछ और देना, ये जो पूरा समीकरण चल रहा है ये आने वाले दिनों में कुछ खास बदलेगा नहीं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप एक घायल शेर की तरह हो गए हैं। घायल शेर क्यों हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तमाचा मार दिया है, उनकी पूरी बेइज्जती हो रही है, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद उनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी जानते हैं कि वो 3 साल इस कुर्सी पे हैं,
उन्हें कोई हिला नहीं सकता, उनका इम्पीच होना असंभव है। जब बिल क्लिंटन जैसा नहीं इम्पीच हो सका उस बड़ी चीज़ के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीच होना असंभव है। तो अगले 8-10 दिनों में क्या अगले 3 साल तक जब तक डोनाल्ड ट्रंप इस कुर्सी पे रहेंगे, ये दुनिया को अस्थिर ही रखें। सर मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही हुआ ही है हमेशा, तो दुनिया में यही हुआ है हमेशा, चाहे आप अमेरिका के पूरे सो दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ इज नेगोशिएबल, बिल्कुल रूल ऑफ लैंड। देखिए आज देखिए समय फर्क हुआ है। आज इंडिया जो कह दिया अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट कर लेगा ऐसा नहीं है। आज हमारे पास भी ये पावर है नेगोशिएट करने की। आज हम नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के बातें कर सकते हैं, पहले हम नहीं करते थे। आदित्य जी, एक बात मैं कहना चाहता था कि देखिए इम्पीचमेंट के जो प्रावधान है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्पष्ट है। और रिचर्ड निक्सन नामक एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो एक मैटर में फंसे थे ईरान से संबंधित, और उसमें वो इम्पीच होने ही वाले थे कि उन्होंने उसके पहले इस्तीफ़ा दे दिया कि उनको और भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में अभी जो इंटरवेंशन आया है ये जुडिशियल इंटरवेंशन है, लेकिन जिस दिन लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन आएगा उस दिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको इम्पीचमेंट का भी लेजिस्लेटिव तो आ ही नहीं सकता। नहीं आएगा, आ सकता है, इसलिए आ सकता है। उसमें क्या इम्पीचमेंट हो सकता है? बिल्कुल, उसमें क्या ये इम्पीचमेंट संभव है सर? संभव। अमेरिका के राष्ट्रपति उसकी क्या प्रेरोगेटिव्स हैं सर? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अगर इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है पारित होता है तो उनको पद से नंबर हटना गेम पड़ेगा। होगा सर विपक्ष के? वही मैं इसी पे आ रहा था कि जो नंबर गेम्स हैं वो बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी को आना पड़ेगा और उसकी जो प्रोसेस है उसकी जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अनेक रिपब्लिकन सांसद हैं वो संतुष्ट नहीं है इसमें। सर फिर वो अपने को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बतौर प्रेसिडेंट ले आएंगे? नहीं, एक बार अगर वो इम्पीच हो गए तो जाहिर है कि उनको पद से हटना पड़ेगा। तो ये बात आप तीनों का जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इतिहास गवाह है कि जब जब कोई व्यक्ति देश के कानून से खुद को बड़ा मानता है तो इतिहास गवाह है उसके साथ क्या होता है, भले ही देर से, लेकिन स्थितियां उसके विरोध में आती हैं, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लैंड के विरुद्ध कब तक जा सकते हैं। ये बात अलग है कि आज की स्थिति में बाजार अस्थिर है, आज की स्थिति में देशों की जो अमेरिका के साथ जो डीलिंग है वो अस्थिर है, और ऐसे में हर कंट्री बस ये देख रहा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप का मूड कैसा है। आपको इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अगले 5-7 दिन में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़रूर कोई बड़ा बयान, कोई बड़ा फैसला आ सकता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में और कौन से सवाल हैं जो आपको जानने हैं, मुझे इसके लिंक पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली बार हम उसी को चर्चा में शामिल करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।